What I'm doing wrong? What can I do to increase IPO allotment chances? ये क्वेश्चन आजकल लगभग हर इन्वेस्टर्स के जहन में है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स आफ्टर नॉट गेटिंग शेयर्स अलॉटेड इन आईपीओज. कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है. मतलब अगर किसी ने 10 बार आईपीओज में पैसा लगाया है तो उन्हें शायद 1 या 2 बार ही अलॉटमेंट मिला है या फिर कभी मिला ही नहीं है. तो ऐसे इन्वेस्टर्स अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, काफ़ी क्लूलेस हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि यार हमसे क्या गलती हो रही है, हमें ही क्यों नहीं है आईपीओ के शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, या हमारा ही आईपीओ क्यों नहीं लग रहा है. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप ध्यान में रखिए जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं. ऐसा करने से आपके आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं. Point number 1, you can't make more than one application using the same PAN card. ये गलती कई सारे इन्वेस्टर्स करते आ रहे हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक ही पैन कार्ड से, एक ही डीमैट अकाउंट से कई बार आईपीओ प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, जो टेक्निकली भी गलत है और इससे आपका अलॉटमेंट, आपको किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है. आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक पैन कार्ड से, एक अपने डीमैट अकाउंट से एक ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस तैयार कर रखें किसी भी आईपीओ के लिए, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स, इन सब के जो डीमैट अकाउंट है उनको ओपन करवा लीजिए. आजकल डीमैट अकाउंट खुलवाना बहुत इजी है. ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं. तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और अलग अलग पैन कार्ड के डिटेल्स के साथ किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट पाने के. तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए. पॉइंट नंबर 2, सेबी की तरफ से करेंटली जो अलॉटमेंट प्रोसेस तैयार किया गया है वो सभी रिटेल एप्लीकेंट्स को इक्वली ट्रीट करता है. सो देयर इज नो एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ बिग एप्लीकेशन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. याद रखिए, बिग एप्लीकेशंस तभी काम आते हैं जब आईपीओ का साइज बहुत बड़ा हो या फिर कोई आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड हो. पॉइंट नंबर 3, प्राइस बिड एंड कट ऑफ प्राइस. इन दोनों ऑप्शन को लेकर भी कई सारे इन्वेस्टर्स परेशान रहते हैं. उन्हें समझ में नहीं आता है कि बिडिंग करते वक्त कौन से प्राइस को चुना जाए. अगर आप बिडिंग कर रहे हैं और उस वक्त आपने एक स्पेसिफिक प्राइस को चूज कर लिया है, तो इसका ये मतलब होता है कि जब आपकी बिडिंग प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी होती है तो रजिस्ट्रार के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि आप उस एक स्पेसिफिक प्राइस पर ही आईपीओ प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने अलॉटमेंट प्रोसेस को आगे ले जाना चाहते हैं, बस एक उस स्पेसिफिक प्राइस पर. लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप कट ऑफ प्राइस को चूज करते हैं तो ये संकेत मिलते हैं कि जो प्राइस बैंड है उनमें जो रेंज है, उनके बीच के जो प्राइस डिफरेंसेस होते हैं अगर, या फिर जो एक रेंज दिया गया है उनमें आप फ्लेक्सिबल है. मतलब उनमें अगर रेंज प्राइसेस घटते बढ़ते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव आता है तो आप फ्लेक्सिबल हैं और आप उस प्राइस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो प्राइस चुनते वक्त अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान ज़रूर रखें ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकें. एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए से ज़रा समझते हैं. सपोज कीजिए एक आईपीओ में प्राइस बैंड 100 से 105 रुपीज़ के बीच तय किया गया है और कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है 105 रुपीज़ के लेवल पर. अब अगर आपने 104, 103, 102 यानी 105 के नीचे अगर आपने एक अपना प्राइस मेंशन किया था तो आपका एप्लीकेशन यहीं रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कट ऑफ प्राइस 105 रुपीज़ तय किया गया है. So you should always place your order either at cutoff price or maximum price to improve or to increase IPO allotment chances. Point number 4, avoid last moment rush. कई बार हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट डे या सेकेंड डे में वेट करते रहते हैं कि जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे HNIs है या QIBs हैं उनको वो किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस IPO को. तो ये जानने के लिए हम अक्सर वेट करते रहते हैं और लेट हो जाते हैं
ऑब्वियसली इट्स अ स्मार्ट वे टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर आईपीओ को कैसा रिस्पांस मिल रहा है बाकी कैटेगरीज में, और एक सेंस डेवलप होता है कि आगे चलकर ये आईपीओ किस तरह से लिस्ट होने वाला है या कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन इस चक्कर में कई बार हम लेट हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको अप्लाई करना है, आपने 3rd डे तक वेट किया जो लास्ट डे होता है आईपीओ में अप्लाई करने का, और उसी समय अगर इंटरनेट स्लो हो जाता है या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है तो फिर आपका प्रोसेस वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा और आप चाहकर भी आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा बेटर है कि अगर आप श्योर हैं कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है, आपको इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है, तो आप पहले या दूसरे दिन में पार्टिसिपेट कीजिए। आईपीओ के बारे में पहले से ही अपना पूरा होमवर्क कर लीजिए कि ये आईपीओ कैसा है, कंपनी कैसी है, बाकी डिटेल्स जानने के बाद, समझने के बाद तब आप पहले या 2nd डे में ही कोशिश कीजिए कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो सके। पॉइंट नंबर 5, बाय पेरेंट कंपनी शेयर। यस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ गेटिंग आईपीओ अलॉटमेंट। ऐसा कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है विच इज़ ऑलरेडी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। अब उनकी दूसरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए तैयार है, तो आप पहले उस पेरेंट कंपनी के स्टॉक्स खरीद लीजिए। इससे फ़ायदा तब ये होगा कि जब दूसरी कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो उस वक्त आपकी जो इन्वेस्टर जो कैटेगरी होगी वो उसमें आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसका फ़ायदा यहाँ ये है कि सपोज़ कीजिए कि आप या आपके भाई या आपकी फैमिली के दूसरे लोग कोई भी अगर किसी आईपीओ में आप लोग दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो एक इन्वेस्टर कैटेगरी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं और आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर आईपीओ अलॉटमेंट की। तो आप इस ट्रिक को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आई एम श्योर कि आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओज आपको मिल सकेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं बड़े बड़े, और मैं यही चाहती हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, गलतियाँ ना करें, कोई टेक्निकल एरर्स ना करें। तो यहाँ ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस ज़रूर बढ़ेंगे।